भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब
50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर हैं, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित हैं। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा FDI इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ
राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। পুরসভার উপনির্বাচনে বাধা দেওয়া হলো এবিপি আনন্দকে। পানিহাটির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২টি বুথে ছবি তুলতে বাধা দিল পুলিশ। জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চাইল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। পরে পর্যবেক্ষকের হস্তক্ষেপে ছবি তুলতে দেওয়া হয়। ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না। পক্ষ থেকে পানিহাটি পুরসভার উপনির্বাচনেও সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেওয়া হলো এবিপি আনন্দকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও বুথ চত্বরে ছবি তুলতে বারবার আপত্তি জানালো পুলিশ। রবিবার সকাল 7:30টায় প্রথমে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুলাল রাজগড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পুলিশের বাধার মুখে পড়েন আমাদের প্রতিনিধি। আমরা রয়েছি পানিহাটি পুরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ডে, সেখানে মাতঙ্গিনী হাসরা কলোনি এবং সেখানে বাবুলাল রাজগড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই মুহূর্তে আমরা সেই বুথের সামনে রয়েছে, 3টি বুথ রয়েছে এবং সেখানে উপনির্বাচন চলছে। ক্যামেরাম্যান দিব্যেন্দু সিংহকে দেখাতে বলবো যে উপনির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। এখানে মোট 7টি বুথ রয়েছে, 3টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে এবং এই মুহূর্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা। পুলিশের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকেও ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না কোনোভাবে এবং তাদের নির্বাচনী পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ভেতরে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। 1 ঘন্টা পর সকাল 8:30 নাগাদ বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দিরের ভোট কেন্দ্র একইভাবে বাধার মুখে পড়তে হয় এবিপি আনন্দকে। আমরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকার চেষ্টা করছি, যেখানে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রশাসনিক কড়াকড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার নির্বাচনী পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য পরিষ্কার লেখা আছে ফর এন্ট্রি অ্যান্ড রি এন্ট্রি ইন্টু পুলিশ স্টেশন, কিন্তু আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। নির্বাচনী পরিচয়পত্র কি জন্য দেওয়া হয়েছে? কথা বলতে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না, ক্যামেরা করবেন না। পক্ষ থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। মানে বুথে মানে প্রেমিসেসে আমরা থাকতে পারি তো, কন্টিনিউয়াস না, আমরা জাস্ট একটু ছবি করে বেরিয়ে যাই। কথা বলুন না প্লিজ, আপনারা বুথের ভেতর কেউ যাচ্ছে না। আমরা প্রিমিয়াসে যাচ্ছি তো। আমি বললাম তো আমাদের মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে লেখা আছে, অফিসে বলা হয়েছে লেখা আছে বুথের ভেতর কোনো লেখা আছে। আমি বললাম তো এটা আমরা দেখবো না তো, আমি আমারটা দেখবো। ইলেকশন কমিশনারটাই বলছি আমি, ঠিক আছে প্রেমিসেসের মধ্যে সবাই অ্যালাউড, কিন্তু বুথের মধ্যে অ্যালাউ করছে না। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একবার দেখা উচিত। উনি তো গণতন্ত্রের কথা বড় বড় বলেন, গত 11 বছর ধরে এখানে অঘোষিত এমার্জেন্সি চলছে, সাংবাদিক এবং মহিলা সাংবাদিকের উপর আক্রমণ তার একবার প্রমাণ করলো যে আমরা সত্যি কথা বলি। যদি সংবাদ মাধ্যমকে আটকানো হয়ে থাকে তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দাজনক ঘটনা। আমি এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি। এবিপি আনন্দকে ছবি তুলতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনও। প্রেমিসেসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে, প্রেমিসেসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে, প্রেমিসেসে ঢুকতে কে বাধা দিয়েছে? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের নির্দেশের পর বুথ চত্বরে ছবি তুলতে দেওয়া হয় আমাদের চিত্র সাংবাদিককে। সমীরণ পাল ও রুমা পাল, এবিপি আনন্দ। রাজ্যে করোনায় ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ। একদিনে আক্রান্ত 493 জন। শনিবারের থেকে 250-র বেশি বাড়ল দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও গত 24 ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা 0। পজিটিভিটি রেট 5.11%। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সন্দীপ সরকার। সন্দীপ, এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে আর কি জানতে পারছো? দেখো, গতকালের থেকে কিন্তু আজকে সংখ্যার নিরিখে রাজ্যের করোনা আক্রান্ত তা কিন্তু অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু পজিটিভিটি রেট, সেই পজিটিভিটি রেট কিন্তু গতকালের তুলনায় আজকে কম, সেরকমটাই বলছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। গতকাল যেখানে 3000-এর সামান্য বেশি কিছু নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল, সেই জায়গায় 200-র বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেই রিপোর্ট এসেছিল। আজকে সেই জায়গায় স্বাস্থ্য দপ্তরের যে বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে আজকে সারাদিনে কোভিডের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 9642টি এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 493 জন, যেখানে পজিটিভিটি রেটের কথা বলা হয়েছে 5.11%। তবে হ্যাঁ, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা এটা মানছেন যে গত 1-2 মাসের পরিস্থিতি যা ছিল এখন কিন্তু তার থেকে পরিস্থিতি বদল হয়েছে। পজিটিভিটি রেট হোক বা দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি, সবেতেই কিন্তু একটা ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র, এবং অবশ্যই কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যের অন্য জেলাগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশি।
ধন্যবাদ সন্দীপ।